Welcome back and very good morning to all of you. So, today I am going to discuss about the Indian physical division and which is very important in geography. So, first of all, the Indian physical division is divided into six groups: Himalayan range, Peninsular range, Northern plains, Coastal plains, Iceland, and desert area. So, let's discuss about all of this in details. सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसके बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इस मैप के द्वारा आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। मैप के बारे में पहले मैप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेता हूं सभी चीज़ों को, उसके बाद मैं मैप में आऊँगा। सबसे पहले भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको पाँच छः भाग में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, हिमालयन रेंज, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर रेंज। उत्तर का जो मैदान है नॉर्थर्न प्लेन्स, तटवर्ती जो मैदान है कोस्टल प्लेन्स, और जो द्वीपीय भाग है आइसलैंड्स और एक भारतीय मरुस्थल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरी सीमा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है एवरेस्ट, लेकिन ये नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नवीनतम नवीनतम यानी कि ये जो हिमालय का पर्वत का जो उत्पत्ति हुआ है बहुत ही नया है। मतलब इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले और भी पुराने पुराने पहाड़ हमारे भारत में हैं और विश्व में भी है, इसलिए इसको हम लोग नवीनतम पर्वत कहते हैं। ये इसके पश्चिम में नंगा पर्वत है और पूरब में नामचा पर्वत है। इसे भी हम लोग चार भाग में बांटे हैं, यानी कि हिमालय पर्वत को हम लोग चार भाग में बांटे हैं: ट्रांस हिमालय, हिमाद्री जिसको हम बृहत हिमालय कहते हैं, हिमाचल की श्रेणी, और शिवलिक। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांस हिमालय का, तो काराकोरम से लेकर लद्दाख जास्कर घाटी होते हुए, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, जो 8,611 किलोमीटर लंबी है, वो इसी में आता है, जिसे बृहत हिमालय भी कहते हैं। इंडो सांगपो जोन में ही आता है। ओके, क्लियर। उसके बाद दो नंबर में आता है हिमाद्री, यानी कि बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो लगभग औसतन 6000 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है, और एवरेस्ट की जो चोटी है 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो इसी में आती है। क्लियर। हिमाचल की श्रेणी ये जो है वो मध्य हिमालय इसको कहते हैं, जो 3700 से लेकर 4000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, कश्मीरी घाटी, कुल्लू, कांगला घाटी, ये वगैरह जितने भी घाटियां हैं सब हिमाचल की श्रेणी में ही आता है। अगर हम बात करें शिवलिक निम्न का, शिवलिक को हम लोग निम्न या फिर बाह्य हिमालय भी करते हैं, जो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक चौड़ा है और लगभग 900 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसे हम लोग नवीनतम भाग की कहते हैं। काठमांडू की जो घाटी है वो इसी में है। इसे कहीं कहीं दून और कहीं द्वार भी कहते हैं, और इसी दून से देहरादून पड़ा है और यही द्वार से हरिद्वार की पड़ाई है। ये जो क्षेत्र है वो तराई है, दलदली है। ये हो गया हिमालय के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जो समतल भूमि होता है, समतल भूमि से जो हाईलैंड होता है, समतल भूमि से अपेक्षाकृत 500 700 या 1000 मीटर तक की ऊंचाई का जो लैंड होता है उसे हम लोग पठार कहते हैं। तो जो पठार है हमारे देश में वो लगभग दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ है। अगर हम इसको डिटेल्स में जानते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन का जो गोंडवाना भूमि है, जो त्रिभुजाकार है, 600 से लेकर 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अरावली पर्वत से लेकर राजमहल से लेकर शिलोंग मेघालय के जो पहाड़ी है वहां से मतलब वो फैला हुआ है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं: राजमहल की पहाड़ी, शिलोंग की पहाड़ी और अरावली की पहाड़ी, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, मेघालय, झारखंड, ये सभी जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठारी के क्षेत्र में ही आता है, जिसमें अरावली की श्रेणी विंध्याचल, पारसनाथ, सतपुड़ा, अमरकंटक, ये अमरकंटक से ही सोन और नर्मदा नदी का उद्गम है, और छोटानागपुर का जो पठार है ये मुख्य रूप से इस तरह से फैला हुआ है। ओके।
उड़ीसा में इसे दंडकारण्य भी कहते हैं। अफ्रीका से भारत को अलग होने के क्रम में ऐसा माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है वह अफ्रीका से भारत का जब अलग हो रहा था उसी समय जो यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो एशियन प्लेट है वो प्लेटों के कहीं ना कहीं स्थानांतरण के कारण ये प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है, जिसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है, जिसमें जलोढ़ निक्षेप बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, काफी उपजाऊ है। और इसमें जल विभाजक जो है वो नदियों का जो जल विभाजक होता है जो अंबाला के पास होता है वो उत्तरी मैदान में ही पड़ता है। अब उत्तर का जो मैदान है इसको भी 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें भावर का प्रदेश, तराई का प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। भावर प्रदेश किसको बोलते हैं? जो शिवलिक के नीचे सिंधु से लेकर तीस्ता तक जो एरिया है जो कंकड़ और पथरीला है और उसको हम लोग बंजरी क्षेत्र कहते हैं, वो भावर प्रदेश हो गया। उसके जस्ट नीचे यानी कि भावर के जो दक्षिणी आर्द्र भूमि है यानी कि दलदली है, जहां पर लगभग जो लुप्त नदियां होती है वो सतह पर आ जाती है, यानी कि भावर प्रदेश में जो नदी नहीं दिखती वो तराई प्रदेश में दिख जाती है, वो हो गया तराई प्रदेश जो दलदली होता है और आर्द्र होता है। उसके बाद बांगर भूमि। बांगर भूमि जो होता है वो मैदानी भाग का उच्च भाग होता है जो जलोढ़ से निर्मित होता है, रेतीला होता है और उसको स्थानीय भाषा में भूड़ कहते हैं। खादर का जो प्रदेश होता है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है जो काफी उपजाऊ होता है। सुंदरबन का डेल्टा इसी में बनता है। पंजाब से लेकर असम तक ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर विस्तार है खादर प्रदेश का। सप्त सिंधु प्रदेश भी इसे कहा जाता था जो अति उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सड़क, रेल मार्ग बहुत सरल और सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा निवास करती है। इसी क्षेत्र में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं अति उपजाऊ क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो लैंड है, जो भूमि है वो काफ़ी सहज है। यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन इजीली किया जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में जो सागरीय तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से जो एरिया बनता है, यानी कि समुद्र से सटा हुआ जो मैदान होता है, अगर हम इसको देखें तो इसको 2 भाग में बांटा गया, एक पश्चिम तट और एक पूर्वी तट। जो पश्चिम तट होता है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें जलोढ़ की पट्टी होती है, ये लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा होता है। जो गुजरात से लेकर गोवा जो तटीय मैदान होता है उसको कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी तट को भी हम लोग 2 या 3 भाग में बांटते हैं। जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक होता है तो उसको हम वो पूरा जलोढ़ पट्टी होता है जो 80 किलोमीटर चौड़ा होता है, जिसमें से गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तटीय मैदान उसको कोंकण तट कहते हैं। वहीं कर्नाटक से लेकर मंगलोर तक जो होता है उसे हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं और मंगलोर से लेकर जो कन्याकुमारी का एरिया है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। वही अगर हम देखें पूर्वी तट में, तो पूर्वी तट में एक उत्कल तट, एक कलिंग तट और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु का जो भाग है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस प्रकार से तटों के भी अलग अलग नाम है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जो पश्चिम में तट है वो कोंकण तट हो गया और जो पूर्वी में तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट जो होता है वो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी की साइड में पड़ेगा। और जो पश्चिमी तट है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, जिसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं, जो आपका अरब सागर में पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वीपीय भाग का। जो द्वीपीय भाग होता है, द्वीपीय भाग में हम लोग इसको 2 भाग में बांटे हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान और निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट जो है प्लेस वो आपका अंडमान निकोबार में ही पड़ता है, जहाँ पर सदाबहार मन की बहुतायत है। इसकी जो राजधानी है यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है और जो कोको जलमार्ग है जो म्यांमार कोको द्वीप में बना हुआ है वो इसी में है। यहाँ पर सैंडल पीक भी है और यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप भी है। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो अरब सागर में पड़ता है इसे हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। यहाँ पर कवस्ती द्वीप जो है इसकी राजधानी है। मिनीकॉप द्वीप 8 डिग्री चैनल जो होता है जो मालदीव से अलग होता है, यहाँ पर ये जो है मूंगा चट्टान से निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप 1975 में इसका नाम रखा गया है, इसके पहले इसका नाम था लकाद्वीप या फिर मिनीकॉप। केरल के मालाबार तट के पास 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
उसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं भारतीय मरुस्थल का। तो अरावली पहाड़ी से पश्चिम के किनारे में थार का जो मरुस्थल है, जो बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है, जहां वर्ष भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये राजस्थान का क्षेत्र है। एकमात्र बड़ी नदी इसमें लूनी नदी है। ये भारतीय मरुस्थल के बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। ठीक है। अब लोग हम बात करते हैं हिमालय में, जो हिमालय पर्वत में जो ऊंचे ऊंचे शिखर है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं और उसको ऊंचाई जान लेते हैं। सबसे ऊंची में एवरेस्ट आता है, जो नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा 8,598 मीटर जो भारत में है। मकालू 8,481 जो नेपाल में है। धौलागिरी 8,172 जो नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 भारत में है। अन्नपूर्णा 8,078 भारत में है। नंदा देवी 7,817 भारत में। कामेट 7,756 भारत में। नामचा बरुआ 7,756 भारत में। गुरुला मंधावा 7,728 भारत में। केटू 8,611 भारत में। गासेर ब्रह्म 8,068 भारत में। सासर कांगरी 7,602 भारत में। त्रिशूल 7,140 ये भी भारत में। और छौकंबा 7,138 ये भी भारत में। इस प्रकार हम लोग देख लिए हिमालय पर्वत में ये जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय भटार के बारे में जान लिए। भारत को किस तरह से भौतिक विभाजन इसका किया गया, कितने इसके प्रकार है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ, ये हम लोग जान लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको मैप के द्वारा देख लेते हैं। हम देख पा रहे हैं ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये जो आपका जो ये जो कलर दिख रहा है, ये जो पर्पल कलर दिख रहा है, ये पर्पल कलर जहाँ से है ये पूरा एरिया, यानी कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये यहाँ से इस तरह से जाके यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। यानी कि हिमालय का जो रेंज है वो यहाँ पर आप शुरू कर रहे हैं उत्तर, उत्तर से शुरू करके ये आपका जो है मध्य से होते हुए ये पूरे पूरब में जाके यानी अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये खत्म हो रही है। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेट प्लेन्स का, तो ग्रेट प्लेन्स यानी कि उत्तर का जो मैदान है वो आप यहां से देख रहे हैं। ये जो एरिया है यहां से शुरू हो रहा है और ये शुरू होकर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर आपका पंजाब हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से जाकर ऐसे करके जाके ये इस तरह से फैल जा रहा है। क्लियर। अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड्स का, तो सेंट्रल हाईलैंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेंट्रल हाईलैंड्स जस्ट इसके नीचे है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये आप देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का है ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, जो यहाँ से लेकर यानी कि ये आपका केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात का जो बॉर्डर है वहां से स्टार्ट होके ये पूरे मध्य भारत में फैला हुआ है, जहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए, झारखंड होते हुए उड़ीसा तक ये फैला हुआ है, जहां पर बहुत सारे खनिजों का बहुतायत है। उसके बाद आप आइसलैंड देख रहे हैं, आइसलैंड्स है। उसके बाद जो कोस्ट प्लेन है, कोस्ट प्लेन आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो आपका ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन्स यानी कि आपका हो गया पश्चिमी जो तट है वो आप यहां से देख पा रहे होंगे, जो गुजरात से लेकर कहीं ना कहीं यहाँ केरल तक फैला हुआ है। ये आपका हो गया वेस्ट कोस्ट, जिसको हम लोग इसके पहले हम लोग जाने पश्चिमी तट, जिसको हम लोग कोंकण भी कहते हैं। और आप इधर देख पा रहे होंगे पूर्वी तट जो है वो यहाँ से तमिलनाडु से शुरू करके आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपका ईस्ट कोस्ट प्लेन है। तो इस तरह से हम लोग मैप के सहायता से इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। हम लोग अगर बात करें इसका पूरा दिशा में, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो इस तरह से हम लोग पहले दिशा को जान लेंगे और दिशा के बाद हम लोग इस तरह से सबसे ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि उत्तर में हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखें तो हिमालयन का रेंज है, उसके जस्ट नीचे ये उत्तर का मैदान है और उसके नीचे सेंट्रल हाईलैंड्स है और उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो ये आपका प्लेटू एरिया हो गया और ये जो इधर से है ये पश्चिमी तट हो गया और ये आपका पूर्वी तट हो गया। अगर हम बात करें आइसलैंड्स का, तो आइसलैंड्स आपका यहाँ पर अंडमान और निकोबार, ये जो एरिया दिख रहा है वो अंडमान और निकोबार हो गया और इधर अगर हम देखेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप हो गया। तो आई होप आपको इंडियन का जो फिजिकल डिवीजन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।